रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर। यस मैम। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग का एएस 24 कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग नया एएस शुरू करेंगे, एएस 25। ठीक है, एएस 25 में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये देखो नाम दिखा रहता है। एएस 25 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो हेडिंग करना, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसका मेन जो मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाएगा, अगर हमें वो पता करना है तो ये नाम से ही पता चल जाता है। जैसे हर एक केस के नाम से पता चलता है कि ये हमें क्या सिखाने वाला है, ठीक है, या फिर क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी बन, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो रिपोर्ट रेडी करते हैं, नॉर्मली ईयर एंड में हम लोग अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या क्या चीज प्रिपेयर प्रिपेयर करना होता है, बोल सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं, मतलब बेसिकली हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो मेन क्या क्या बनता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट मेनली क्या क्या होता है। मैम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हाँ, पहले ये सब होता है। ठीक है, क्या क्या होता है, बैलेंस शीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोल सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब जो नोट्स बनता है ना, तो वो ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है। और भी चीज हो सकते हैं बट मेन ये चार चीज होता है। ठीक है, और इंटरिम, ये बात का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इंटरिम का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब इंटरिम जो इंग्लिश है इसका हिंदी या जो भी बंगाली जो भी मीनिंग बोले, इंटरिम का मतलब क्या। मैम इंटरलिम का मतलब मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब कभी भी हो सकता है, शुरू में हाँ नहीं, बीच में कभी भी हो सकता है। हाँ, इंटरिम का मतलब होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये कब रेडी करते हैं, जब ईयर एंड होता है तब करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब ईयर एंड होता है हम लोग नॉर्मली ये चीज तब करते हैं, बट अगर हम लोग ईयर एंड होने के पहले पूरे साल भर में कभी भी कर लेते हैं। ठीक है, बीच में इन द सेंस ऐसा नहीं, मतलब ये नहीं कि एकदम मिडिल ऑफ द ईयर, ठीक है, कभी भी। ठीक है, मतलब इस बीच इसका मतलब, ठीक है, तो ये पूरे एक साल के बीच में कभी भी हो सकता है। जैसे कि अगर क्वार्टरली हो सकता है, जैसे बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो अपना रिपोर्टिंग, क्योंकि उनका जो है क्वार्टरली रेडी करने पे क्या होता है, हमें डिटेल्स अच्छा मिलता है, तो वो ना क्वार्टरली भी रेडी करते हैं। क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ्स में एक बार, फिर 3 मंथ्स में एक बार, ऐसे करके कितने सारे क्वार्टर हो जाएंगे पूरे एक साल में, 4 क्वार्टर। मैम और ये हो गया क्वार्टरली, ये जो रिपोर्टिंग का मैंने बोला, ये इंटरिम कैसा है, ये है क्वार्टरली है। ठीक है, क्वार्टरली बना सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है 6 मंथ्स में एक बार बनाया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ ईयरली। ठीक है, मतलब ईयर, जैसे नॉर्मली हम लोग जो 12 मंथ्स में ईयर एंड का बात सोचते हैं, वो ना होके अगर इस तरीके से कभी भी हो रहा है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है, तो उसे उस दौरान जो हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाएंगे तो उसमें हमें क्या क्या चीज फॉलो करना पड़ेगा, ये एएस हमें ये बताएगा। ठीक है, तो पहले एएस का मतलब मैंने आई होप कि समझा पाए कि एएस 25 जो है ये हमें क्या सिखाने वाला है। एएस 25 हमें बोल रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स वगैरह ये ईयर एंड में नहीं बना के अगर मिडिल ऑफ द ईयर में बनाता है, मिडिल ऑफ द मतलब ये नहीं कि एकदम 6 मंथ्स वाला, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बना के रेडी करता है, तो उसे क्या क्या चीज फॉलो करने पड़ेंगे ये एज 25 हमें सिखाएगा। अब हम लोग इस पे लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं एज में, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन कर पाए। तो सबसे पहले लिखेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरिम
financial report means report containing either a complete set of financial statement or a set of condensed financial statements for an interim पीरियड। ठीक है, लिखो ये वाला, समझाते हैं। क्या लिखा है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मीन्स report containing either a complete set of financial statement or set of condensed financial। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा रिपोर्ट जहां पर क्या होगा, या तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा या फिर सेट ऑफ मतलब कंडेंस्ड, कंडेंस्ड का मतलब है स्मॉल, ठीक है, सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए इंटरिम पीरियड। ठीक है, इसी को यहाँ पर बोला जाता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज को बताया गया है। देखो यहाँ पर, देखो मैंने वही लिखवा दिया। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब मींस ए फाइनेंशियल रिपोर्ट, एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट, और इंटरिम पीरियड का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड शॉर्टर देन ए फुल फाइनेंशियल, मतलब 12 साल से कम होगा। वो 9 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, कुछ भी हो सकता है। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट मींस फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेनिंग आइदर ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्ट जहां पर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है वो कंप्लीट बना है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए इंटरिम पीरियड, या फिर इसको रिवर्स से ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक छोटे से पीरियड का, इंटरिम पीरियड का मतलब वही 12 महीने से कम होगा तो फिर हम लोग उसे छोटा पीरियड ही बोलेंगे, चाहे वो 9 मंथ्स हो या 3 मंथ्स हो, जैसा भी हो। ठीक है, तो बोल रहा है कि सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इंटरिम पीरियड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। कंटेंट ऑफ मतलब इसमें क्या रहता है, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है इसका कंटेंट क्या, कंटेंट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनता है उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, क्या क्या रहना चाहिए, तो वो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। बैलेंस शीट भी बनेगा, पीएल भी बनेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनेगा, नोट्स भी बनेगा। तो बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं इसे। ठीक है, कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोला जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स। ठीक है, तो ये बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट नंबर 3, लिखो पीरियड्स फॉर विच interim financial statements are required to be
प्रेजेंटेड। 3 कॉलम बना के टेबल फॉर्मेट में लिखे हुए से, ठीक है। तो एक हो गया स्टेटमेंट, करेंट पीरियड, कंपैरेटिव पीरियड। पता तो है क्या लिख रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ये बेसिकली मानो कि थियोरिटिकली पूछेगा तो ये याद करके जाना है, तो ये लिख के आना पड़ेगा एग्जाम में जब थियोरिटिकली ये पूछेगा, ठीक है। तो क्या लिखा है देखो, पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, ठीक है। तो अगर हमें फाइनेंशियल रिपोर्ट को जो है प्रेजेंट करना है इंटरिम तरीके से, ठीक है, तो फिर उसमें पीरियड कैसे डिफाइन होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, ये पहले वाले कॉलम में आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसमें लिख लेते फिर समझाएंगे। क्यूम्यूलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, और इधर लिखना है कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ immediately preceding financial। फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट, एंड ऑफ current interim period, end of immediately preceding financial year। गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल। गुड मॉर्निंग प्रफुल्ल, मेरा आवाज आ रहा है? ओ गुड मॉर्निंग मैम। हाँ आ रहा है आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्टार्ट किया ही था। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लिखवाया तो हम एक बार गो थ्रू करवा देंगे, ठीक है। अभी जो लिख रहे हैं वो लिखो थोड़ा सा, ये इतना जगह रखना है पेज में, ठीक है। ये इतना सा मैम बस। हाँ मैम बोलो। मैम ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना ये वो भी होगा ना, रिकॉर्ड भी होगा ना मैम? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। श्योरली मैम, मैं चेक कर लूंगा ये सब मैम। हाँ हाँ, ये एक बार चेक कर लो, तो बस एक बार देख लो कि कितना जगह रखना है कॉपी में। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। श्योरली मैम, थैंक यू। एंड ऑफ इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, चलिए हो गया बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस, करेंट इंटरिम period and cumulatively for the year to date. और यहाँ पर लिखेंगे कंपेरेबल इंटरिम पीरियड and year to good morning Good morning, ma'am. year to date of immediately preceding financial year. अच्छा, अब इसको समझाएंगे तो ये वाला जो है हमें लर्न करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली ये हमें थियोरेटिकली पूछ सकता है 5 मार्क्स का, ठीक है, तो ये 5 to 4 मार्क्स का हमें पूछना है, तो ये हमें तब बताना पड़ेगा। तो देखो हम एक बार बता देते हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें क्या सीखना है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब नॉर्मली लोग अपना बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोला जाता है, मतलब क्या रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में दिखता है कि एसेट लाइबिलिटीज कितना है, पीएल में दिखता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखता है कि हमारा कैश जनरेट हुआ ओवरऑल, कि हमारा कैश जो है वो यूज हुआ, मतलब नेगेटिव कैश वैल्यू कैश है या फिर पॉजिटिव है, और नोट्स टू अकाउंट्स जो भी बनता है। तो ये जो रिपोर्टिंग नॉर्मली ईयर एंड में किया जाता है, ईयर एंड हम लोग 12 मंथ्स को मानते हैं, चाहे कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करे, मतलब अप्रैल टू मार्च वाला, या फिर कंपनी जो है जैन टू दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर जो भी हो, नॉर्मली 12 मंथ्स का बनता है। लेकिन कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करता है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बनाता है। इंटरिम का मतलब हो जाता है कि 12 महीने के बीच में कभी भी, जैसे मैंने पहला ड्रॉ किया क्वार्टरली, मतलब 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, नॉर्मली बड़ा कंपनी जो है ऐसा काम करता है कि वो अपना रिपोर्टिंग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो क्वार्टरली कर सकता है या फिर हाफ ईयरली, मतलब 6 मंथ्स के गैप में भी अपना पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का काम करता है उनको AS 25 फॉलो करना पड़ता है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 फॉलो करना पड़ेगा अगर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना है, ठीक है। तो अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 जो फॉलो करना पड़ेगा, तो क्या क्या है उसमें, क्या फॉलो करना पड़ेगा, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एक डेफिनेशन जो कि एएस में लिखा हुआ है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, वो लिखा है मैंने। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब रिपोर्ट कंटेनिंग आइदर ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एन इंटरिम पीरियड, मतलब बेसिकली इंटरिम पीरियड में जो है एक समरी जैसा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसे हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बोलेंगे। उसमें क्या क्या रहेगा वो तो मैंने पहले ही बताया, बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स, ये सब जो है उसका कंटेंट होता है कि उसमें ये रहेगा। और उसके बाद मैंने जस्ट क्या लिखवा है, ये लिखवा है, इसको अभी तक मैंने समझाया नहीं है, पॉइंट नंबर 3, इसके पहले बस यही 2 बात बोला था। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन से पीरियड के लिए प्रेजेंट करना रिक्वायरमेंट, अब ये सब रिक्वायरमेंट हमें कौन बता रहा है, AS 25। तो AS 25 जो भी बोल रहा है वही हमें पढ़ना है। तो अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसे कैसे जो है हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, कौन से पीरियड के लिए, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो पहले ये जो बोल रहा है ना कि पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, तो ये पीरियड्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि देखो सिंपल अगर देखा जाए तो
जब कंपनी अकाउंट्स पढ़े हो 11 12 में होता है कंपनी अकाउंट्स, या फिर कॉलेज में पढ़े हो, तो जैसे मान लो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बन रहा है या फिर बैलेंस शीट बन रहा है, ठीक है, तो कैसे फॉर्मेट में बनता है, इस तरीके का, ठीक है, टी शेप में तो नहीं बनता है ना, कंपनी का इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है, करेंट ईयर, ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है प्रीवियस ईयर। ये जो है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग इस तरीके से होता है, अगर तुम लोग कभी देखे हो तो। हाँ, हो सकता है कि हम लोग करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों नहीं बनाते हो, लेकिन इस तरीके से बना हुआ रहता है। कभी कैश फ्लो का क्वेश्चन किए हो तो कैश फ्लो में तो कंपैरिजन रहता है ना, कि प्रीवियस ईयर का भी रहा, करेंट ईयर का भी रहा, तो इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंट ईयर रहता है और उसके साथ कंपेयर करने के लिए प्रीवियस ईयर का डेटा दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पर हमें यही चीज बोल रहा है, ये जो पीरियड्स बोल रहे हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का, तो ये चीज यहाँ पर बता रहा है पीरियड्स फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब उसमें क्या हो गया कि बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स, ठीक है, ये सबको कैसे प्रेजेंट करना है, कौन कौन से पीरियड्स के लिए प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या बोला गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, करेंट पीरियड का कब तक का हमें दिखाना है, कंपैरेटिव पीरियड का कब तक का दिखाना है, ठीक है। ये ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, हम इसे जो है यहाँ पर ड्रॉ करके बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर जो है ये है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ये एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सपोज कि हम लोग इंटरिम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इंटरिम का मतलब अब यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे वो तो इंटरिम नहीं कहलाएगा, इस ईयर के बीच में कभी भी बनाने से वो होगा। तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग बनाना चाहते हैं 31 दिसंबर 2023 को हम लोग अपना इंटरिम कैश फ्लो बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये इंटरिम हो गया क्योंकि ईयर एंड के पहले, मतलब यहां से यहां तक का जो भी हमारा मतलब जितना भी काम हुआ है उस बेसिस पे हम लोग अपना क्या बनाना चाहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरिम कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। इसको हम लोग इंटरिम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर हमें जब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने दिखाया ना कि बैलेंस शीट में दोनों कॉलम, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी दोनों कॉलम होगा। तो करेंट ईयर मतलब करेंट ईयर में हम लोग कौन सा पीरियड लिखेंगे, तुम लोग बोल सकते हो करेंट ईयर में कौन सा पीरियड लिखेंगे और प्रीवियस ईयर का कौन सा पीरियड लिखेंगे, बोल सकते। मतलब मेरा बात समझ में आया कि नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कौन से पीरियड का बनेगा, करेंट ईयर मतलब जिस पीरियड में अभी हम लोग बनाना चाहते हैं, जिस पीरियड का अभी ये दिख रहा है, बताओ, ड्रॉ में साफ साफ दिख रहा है कौन से पीरियड का तुम लोग बनाना चाहते हो। 31 दिसंबर 2023। हाँ, कहाँ से लेके, अप्रैल से फर्स्ट लेकर। तो ये तो ड्राइंग बता रहा है कि मुझे कहाँ से, ये जो करंट पीरियड है, तो जिस करंट पीरियड का हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं वो करंट पीरियड कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ये रहा 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, क्यूमुलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो करेंट फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 का, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल मतलब जो भी करेंट फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर का हमें जो है लिखना क्या है, लैंग्वेज बोला है क्यूमुलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूमुलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, मतलब टू डेट मतलब अप टू डेट, तो 31 दिसंबर तक अप टू डेट, इतने तारीख तक का हमें बनाना है, ठीक है। तो इतने तारीख तक का बनाएंगे। अब अगर मुझे इस पीरियड का कंपैरिजन करना है प्रीवियस पीरियड से, तो कंपेयर करने के लिए तो हमें सेम टाइप ऑफ चीज चाहिए ना, कंपेयर करने के लिए तो हमें सेम टाइप ऑफ चीज चाहिए होता है। तो बताओ कि कंपैरिजन का टाइम यहाँ पर क्या लिखे, बाकी यहाँ पढ़ के भी बता सकते हो। नॉर्मली अगर मुझे इस पीरियड का कंपैरिजन करना है तो मुझे कौन सा डेटा चाहिए होगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक। हाँ सही बात, ये देखो
मुझे कंपेयर करने के लिए तो सेम पीरियड का डेटा चाहिए। देखो इस पीरियड का अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मुझे प्रीवियसली भी सेम पीरियड का ही डेटा चाहिए, ठीक है। तो मुझे कब का चाहिए होगा, 1 अप्रैल 21 से लेके, जैसे ये कहाँ तक है, ये हो रहा है 21 नहीं होगा, ये कौन सा होगा, 22 होगा, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ होगा, 1 अप्रैल, इसके आगे वाला 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 को कंप्लीट हुआ होगा। लेकिन मुझे अगर कंपैरिजन ही करना है तो कहाँ तक का मुझे टाइम पीरियड चाहिए हो, 31 दिसंबर 2022 तक। 2022 तक। ये और ये सेम पीरियड हो गया, बस ये इस साल का है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो कंपेयर अगर मुझे प्रीवियस पीरियड के साथ करना है तो सेम पीरियड होना चाहिए। तो सेम पीरियड अगर हुआ तो ये हो गया 1/4/22 से लेके 31 दिसंबर 22 तक, ठीक है, 31 दिसंबर 22 तक। अब पढ़ के देखो क्या लिखा है, कंपेरेबल ईयर टू डेट। तो कंपेरेबल ईयर कौन सा है, अगर ये ईयर 23 से 24 है तो कंपेरेबल ईयर जस्ट इसके आगे वाला 22 से 23। एक अगर 23 से 24 है, इसके साथ कंपेरेबल ईयर कौन सा होगा, प्रीवियस जस्ट इसके आगे वाला। जैसे देखो ये 2025 चल रहा है, तो इसके आगे अगर हमें इसके पहले साल यानी 2024 में क्या क्या हुआ था वो मुझे कंपेयर करना है। ये कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पिछले साल अप्रैल में क्या हुआ था, ये कंपेयर करना है। अभी के अप्रैल के साथ पिछले साल का अप्रैल ही ना कंपेयर करोगे। तो वैसे ही, ठीक है, कि ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने गए थे, सोचो पिछले साल, ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हो कि अच्छा पिछले साल तो हम लोग इस आज के दिन पे यहाँ थे, ठीक है। तो वो चीज हो गया, ठीक है। तो वही कंपेयर तो हमें सेम पीरियड के साथ करना पड़ेगा ना। तो ये 23-24 तो कंपेरेबल पीरियड हो जाएगा 22-23, ठीक है। लेकिन सेम पीरियड होना, जैसे अप्रैल मंथ, अभी अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल के साथ प्रीवियस ईयर का अप्रैल ही कंपेयर करोगे, थोड़ी ना जैन या फेब को कंपेयर करोगे तो कुछ मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर बोला है। तो क्या लिखा हुआ है, कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये देखो ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला, ठीक है, प्रीसीडिंग मतलब आगे इधर, ठीक है। बैकवर्ड जो आ रहा है प्रीसीडिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब अब देखो 21-22 भी तो प्रीसीडिंग है, लेकिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा है, ये वाला। ये इमीडिएटली प्रीसीडिंग नहीं होता, ये इमीडिएटली जस्ट उसके आगे वाला, उसको बोलते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। लेकिन कौन सा पीरियड लेंगे, जिस पीरियड का यहाँ पर डेटा लिए है उसी पीरियड का लेना पड़ेगा। मैंने ये एग्जांपल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार अप्रैल दिसंबर ही होगा, जो भी होगा, ठीक है, वही हो, मतलब वही सेम हमें प्रीवियस वाला भी लेना है। बोलो ये समझ में आ गया। यस मैम। अब बैलेंस शीट का देखेंगे। बैलेंस शीट में देखो ऐसे लिखते हैं, सपोज कि ये 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 तक का है, ठीक है। अब हम लोग 31 दिसंबर ही इसे रखते हैं, 31 दिसंबर 2022 पर, ठीक है। अच्छा अब हमारा ये जो है ये इंटरिम पीरियड कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक साल है। ये देखो ये 1 अप्रैल 22 से लेके 31 मार्च 23 पूरा एक साल होता है। अगर हम लोग 31 दिसंबर 22 में कुछ रिपोर्ट करना चाहते, क्या रिपोर्टिंग बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। हम लोग अभी क्या बनाना चाहते हैं, बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगा, मतलब इंटरिम बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे इंटरिम बैलेंस शीट। तो अगर हम लोग इस तरीके का इंटरिम बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं तो बैलेंस शीट तो पूरे ईयर का नहीं होता है ना। मतलब देखो बैलेंस शीट में तुम लोग ऐसे लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, नहीं, क्या लिखते हो, एज एट। ये एक्चुअली पोजिशनल स्टेटमेंट है, ये ऑन दैट डेट, जिस दिन बनता है उस दिन का टोटल पे बताता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के केस में तो हम लोग फॉर द ईयर एंड नहीं लिखते, हम लोग ऐसे, या फिर फ्रॉम दिस पीरियड टू दिस पीरियड ऐसे नहीं लिखते, उस पर्टिकुलर डेट का लिखते हैं। तो इसे हमें लिखना है एज एट 31 दिसंबर 2022 लिखना पड़ेगा, ठीक है, एज एट लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा हो गया करंट पीरियड, करंट पीरियड ये वाला है मेरा, ठीक है। अच्छा तो मुझे कंपेयर अगर करना है तो कौन से पीरियड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या बोला है पहले पढ़ के देख लो। बोल रहा है कि एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ है तब का लेना है। तो मुझे एक चीज बताओ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कहाँ शुरू हुआ होगा और कहाँ खत्म हुआ होगा, ये मैम तो रहा ना। हाँ 41
को शुरू हुआ था और एंड 31 मार्च 22 को। 1 अप्रैल शुरू वाला डेट 1 लिखेंगे और एंड कब हुआ? 31 मार्च। हाँ 20, ये 22 होगा, ये वाला क्या क्या होगा, ये गलत हुआ है, ये 22 नहीं होगा। 1 अप्रैल 21 ही बोला, 1 अप्रैल 21, अच्छा 1 हाँ मार्च 22, ठीक है। अच्छा तो बोल रहा है कि यहाँ पर कैसे कंपेयर करना है, बोल रहा है कि कंपेरेबल एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, ठीक है, उस दिन का बैलेंस शीट के साथ कंपेयर करना है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च हाँ 2022। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 31 ऐसे लिखना पड़ेगा, एज एट 31 2022, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन कैसे हुआ, ये भले ही हम लोगों ने अप्रैल टू दिसंबर के बीच का जो सिचुएशन था उसके हिसाब से एज एट 31 दिसंबर यहाँ पे बैलेंस शीट बनाया, तो लिखना पड़ेगा एज एट 31 दिसंबर 22। लेकिन इसका कंपेरेबल डेटा क्या होगा, बोल रहा है एज 25, ये बोल रहा है कि बैलेंस शीट के केस में हमें कैसे लेना है, सेम पीरियड इस तरीके से नहीं, बैलेंस शीट के केस में, क्योंकि ये एक एक पोजीशन, अब देखो क्यों ये वाला हुआ, इसका लॉजिक भी समझो, मुझे बोलो इसके पहले बैलेंस शीट कब बना होगा, अगर इसके पहले कोई इंटरिम बैलेंस शीट ना बना हो, ऐसा क्वेश्चन में हमें कुछ ना बोले तो इसके पहले बैलेंस शीट कब बना होगा, तुम लोग ही बताओ। ये जो हम लोग इंटरिम बैलेंस शीट बना रहे हैं इसके पहले बैलेंस शीट कब बना होगा, बोलो इसके पहले लास्ट बैलेंस शीट कब बना होगा? 31 मार्च 2021। नहीं, यहाँ भी तो बना होगा, यहाँ तो ऑब्वियसली बना होगा, लेकिन इसके मैंने पूछा कि जस्ट इसके पहले कब बना होगा, क्या यहाँ नहीं बना होगा जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ? बोलो यहाँ बना हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ मैम। बना हुआ था ना। तो प्रीवियस ईयर में ये यहाँ बैलेंस शीट बना था, अगर कोई इंटरिम बैलेंस शीट ना बना हुआ हो तो फिर हमें क्या करना है, बैलेंस शीट के साथ बैलेंस शीट कंपेयर करना है। तो मेरा बैलेंस शीट यहाँ पर एक बन रहा है जिसको हम बोल रहे हैं इंटरिम, क्योंकि ये ईयर एंड के पहले बन रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो ये मेरा बैलेंस शीट है, अब कंपेयर करना है तो मुझे एक बैलेंस शीट चाहिए। तो बैलेंस शीट कहाँ मिलेगा, लास्ट बैलेंस शीट जब बना है, तो लास्ट बैलेंस शीट कब बना होगा, प्रीवियस ईयर के एंड में। तो ये देखो 31 मार्च 2020 को, समझ में आया क्यों ये वाला लेना है, मतलब यस लॉजिक मैम। समझ में आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखते हैं, इसमें क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एसपीएल, यहाँ पर हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 अप्रैल 2022 ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर लिख रहे हैं 31 मार्च 2023, ठीक है, वही 31 दिसंबर ही ले रहे हैं, 31 दिसंबर 2022, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग पीएल बनाना चाहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है। तो ये कितने मंथ का बनेगा, मतलब इंटरिम पीरियड कितने टाइम का हुआ फिर, अच्छा जो भी हो टाइम बाद में पूछ लेंगे। तो ये इंटरिम पीरियड का जो है पीएल बनेगा, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कंपेरेबल पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पर जब एसपीएल बनेगा तो यहाँ पर करेंट ईयर का टाइम क्या लिखेंगे, करेंट ईयर का टाइम क्या लिखेंगे, बोलो। 31 दिसंबर 2022। हाँ मतलब कैसे लिखना है, क्योंकि पीएल तो ड्यूरिंग द ईयर का होता है ना, तो फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल, कहाँ से होगा, 1 अप्रैल 22 से लेके 31 दिसंबर 22 तक का बनेगा, ठीक है। अब कंपेरेबल पीरियड क्या बोला है, पढ़ के देखो, देखो करंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर टू डेट, ये भी होगा, अच्छा इसमें ये भी होगा। फिर बोल रहा है कंपेरेबल हो जाएगा इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं करंट इंटरिम पीरियड, तो करंट इंटरिम पीरियड कौन सा हुआ, ये बात करंट इंटरिम पीरियड है ना।
पूरे साल भर में यहाँ पर अगर हो रहा है तो ये करेंट इंटरिम पीरियड हो रहा है। फिर बोल रहा है एंड इसके साथ और भी कुछ जाएगा, क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर टू डेट। ठीक है, क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर टू डेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये इंटरिम पीरियड बन रहा है, ठीक है, इससे जाके बैक में हमें ढूंढना है कि 12 मंथ्स कब कंप्लीट होगा। मतलब हम फिर से एक बार बताते हैं, देखो ध्यान से सुनो तो आंसर दे पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब समझा रहे, करंट इंटरिम पीरियड तो हो गया, करंट इंटरिम पीरियड यहाँ से यहाँ, तो बोलो कितना टाइम पीरियड होता है, इसीलिए हम टाइम पीरियड पूछ रहे थे। बोलो करंट इंटरिम पीरियड यहाँ से यहाँ मतलब कितना मंथ्स? 8 months मैम। 9 मंथ्स होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ्स हो रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया मेरा करेंट इंटरिम पीरियड। एंड क्यूमुलेटिवली फॉर द ईयर टू डेट, ईयर टू डेट मतलब ये डेट से लेके आगे हमें जाके देखना है कहां पर 12 मंथ्स कंप्लीट हो रहा है। तो अगर ये डेट में आके मेरा 12 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए तो फिर शुरुआत कौन सा डेट होगा? अच्छा छोड़ो शुरुआत, अगर अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो मत करो, मैम लेकिन मुझे जनवरी, अच्छा 1 जनवरी। 1 जन, अच्छा चेक कर लेते हैं। 1 जन अगर होगा तो 1 जन ईयर क्या होगा? 22, तो जैन फेब मार्च, हाँ ये 3 मंथ्स होना चाहिए। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इधर अगर 9 मंथ्स हुआ तो 12 मंथ्स करने के लिए मुझे यहाँ 3 मंथ्स चाहिए। तो जैसे ही 3 मंथ्स कैलकुलेट कर लोगे तो पता चल जाएगा कि जैन होना चाहिए। तो जैन से 1 अप्रैल कितना होता है? 3 मंथ्स, और इधर 9 मंथ्स, तो हो गया हम लोग का 12 मंथ्स। ठीक है, तो 1 जन 22 बोल सकते हो, या 31 दिसंबर जो है 21, ये 21 भी बोल सकते हो। ठीक है, इस डेट को अगर जैन के हिसाब से डिफाइन करोगे तो 1 जन 22 बोलोगे, और अगर दिसंबर बोलोगे तो 31 दिसंबर 21 बोलना। ठीक है, उस बात का ध्यान रखो, क्योंकि दिसंबर बाद 21 होगा। अब बोल रहा है हमारा जो पीएल है वो अगर इंटरिम पीरियड में होता है, ठीक है, तो फिर हमारा पीरियड क्या होगा? करेंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिवली फॉर ईयर टू डेट। करेंट इंटरिम पीरियड तो होगा ही, और उसमें क्यूमुलेट होगा मतलब एड ऑन होगा प्रीवियस ईयर का कितना मंथ्स मिलाने से यहाँ पर जो है 12 मंथ्स होगा वो लेना पड़ेगा, उसको यहाँ पर बोला जाता है करेंट इंटरिम पीरियड। ये 9 मंथ्स हुआ मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो 9 मंथ्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पर ऐसा टाइम पीरियड लिया, मान लो ये 3 मंथ्स में मैंने किया, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, तो ये 30 जून 22 लिया। ठीक है, तो अब 30 जून 22 इधर अगर 3 मंथ्स लिया तो इधर कितना होगा? प्रीवियस ईयर का कितना मंथ आ जाएगा? 9 9 months। months। 9 मंथ्स। ठीक है, ये चीज समझना है, 9 मंथ्स आ जाएगा, तो वही हम समझा रहे। तो करेंट पीरियड में जितना हम लोग जो है इंटरिम पीरियड ले रहे हैं वो तो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो 3 मंथ्स में इंटरिम पीरियड कर रहा है, मतलब 3 मंथ्स में फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहा है, 2 मंथ्स में या 6 मंथ्स में, जो भी कर रहा है। और उसके साथ क्यूमुलेटिवली हमें ले लेना है फॉर द ईयर टू डेट। ईयर टू डेट मतलब जब जाके ये ईयर बनेगा उस डेट से लेके ईयर टू डेट। ठीक है, ये होगा। अब कंपेरेबल इंटरिम पीरियड क्या हो जाएगा? सेम तरीके से कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी हमें सेम इसी तरीके से वही पीरियड फाइंड आउट करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी सेम इसी तरीके से हमें इंटरिम पीरियड फाइंड आउट करके देना पड़ेगा कंपेरेबल। तो वो हो जाएगा हम लोग का ऐसे 1421 से लेके ये यहाँ पर देखो, ये तो इसमें एड ऑन भी और होगा, ये तो मैंने सिर्फ ये लिख दिया था ना। रुको, ये जो है इसमें तो हमें और एड ऑन भी करना पड़ेगा, तो इसमें ये तो होगा ही, साथ ही साथ और भी लिखना पड़ेगा। ये ऐसे बनेगा 1422 से लेके 31 दिसंबर 22, और प्लस इसमें आ जाता है हमारा ये 1122 से लेके 1422 तक का। सेम इधर का भी हमें वैसे ही कंपेरेबल पीरियड प्रीसीडिंग ईयर का दिखाना पड़ेगा, मतलब 1421 से लेके, ठीक है, 1421 से लेके 31 दिसंबर 21। ठीक है, और उसमें आ जाएगा कंपेरेबल पीरियड 1122 लिखा है, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा 1121 से लेके
21 तक का, ठीक है। लेकिन देखो ये सब तुम लोग को कोई करने नहीं देगा कि ऐसा पीएल है तो ऐसा डेटा लिख के दिखाओ, ये तो जस्ट मैंने इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसको समझाने के लिए बोल दिया। बाकी ये तुम लोग को लर्न करना है, ठीक है। मतलब ये थियोरिटिकली पूछता है तो ये तुम लोग को लर्न करना है, और एग्जाम में अगर ये थियोरिटिकली पूछेगा तो करके आना है। तो ये रटने में तो मुश्किल होगा ना अगर समझ में नहीं आएगा तो, इसीलिए मैंने ये एक एक पॉइंट समझा दिया। ये सब कोई कैलकुलेशन करने नहीं देगा, ठीक है, कि ये बताओ कितना होगा वो बताओ कितना होगा, ऐसा कुछ नहीं देगा। हमें डायरेक्टली पूछ लेगा कि पीरियड फॉर विच इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड, तो वो कैसे होगा। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरिमली बन रहा है, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो फिर हमें उसे कैसे करके प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा इंटरिम जो पीरियड है और इस और कंपेरेबल पीरियड क्या हो जाएगा, जस्ट इसके बिफोर सेम पीरियड में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो क्यूमुलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, करेंट फाइनेंशियल ईयर में जितने दिन का हम लोग इंटरिम पीरियड मान रहे हैं उस पीरियड का हमें दिखाना है। कंपेरेबल क्या होगा, कंपेरेबल ईयर जो है ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेम पीरियड को हमें कंपेयर करके दिखाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ झंझट है नहीं, हम लोगों ने जो भी इंटरिम पीरियड माना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सेम पीरियड को हमें कंपेयर करने के लिए लिखना चाहिए। बस लैंग्वेज देख लो, क्यूमुलेटिवली फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर टू डेट, और कंपेरेबल ईयर क्या है, कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बैलेंस शीट में क्या होगा, एंड ऑफ करेंट इंटरिम पीरियड, करेंट इंटरिम पीरियड जब खत्म हो रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जब बैलेंस शीट बना था, ठीक है, तो एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का करेंट इंटरिम पीरियड एंड क्यूमुलेटिवली फॉर ईयर टू डेट, ठीक है, मैंने समझा दिया इसका मतलब। फिर बोल रहा है कंपेरेबल करना इंटरिम पीरियड, सेम देखो वही लिखा है, कंपेयर क्या होगा, इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का ईयर टू डेट तक सेम वही चीज है, ठीक है। ये पीएल का क्या हो गया, बस करंट पीरियड का और प्रीवियस पीरियड का, ठीक है। ये करंट पीरियड का लेना है, ये प्रीवियस पीरियड का, करंट पीरियड में भी जैसे लेना है सेम तरीके से प्रीवियस पीरियड में लेना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वही जैसे करंट पीरियड का लेना है वैसे ही प्रीवियस पीरियड का सेम पीरियड लेना है ताकि कंपेयर कर पाए। और बैलेंस शीट का भी वही देखो, एंड ऑफ करंट इंटरिम पीरियड, एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आई थिंक ये टेबल, ये देखो लिखा हुआ, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो फिर हमें ऐसे करके लिख के आना है, ठीक है। तो मैंने जो लिखवाया वही लिख सकते हो, सेम चीज ही लिखवाई यहाँ से, ठीक है। बस जो मेरा एग्जाम्पल्स है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो सिंपल है, सबसे आसान तो कैश फ्लो और बैलेंस शीट है। पीएल वाले में थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा क्या होता है। तो एग्जाम्पल याद रखो, बैलेंस शीट में क्या हुआ, जिस इंटरिम पीरियड जिस दिन मेरा खत्म हो रहा है उस दिन का बैलेंस शीट, तो उसको बोलेंगे एंड ऑफ करेंट इंटरिम पीरियड। मतलब जिस साल का हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहे हैं इंटरिम पीरियड मानते हुए, वो इंटरिम पीरियड जिस दिन खत्म होगा उस दिन का बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के साथ बैलेंस शीट कंपेयर होना चाहिए, तो इसके पहले का बैलेंस शीट बना होगा, तो नॉर्मली हर साल के एंड में बैलेंस शीट बनता है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हुआ है उस दिन का बैलेंस शीट, तो एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो एंड ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और हर बार हमें इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही लेना है कंपेयर करने के लिए, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही लेना पड़ेगा हमें हमेशा, ठीक है। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बना था। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आसान है, जो हम लोग इस साल अपना इंटरिम पीरियड मान रहे हैं, तो वो जहां शुरू हो रहा है जहां पर वो इंटरिम पीरियड खत्म हो रहा है, ठीक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सेम उसी पीरियड को लेना है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो कंपेरेबल ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, क्यूमुलेटिवली फॉर द करंट ईयर और करंट ईयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू डेट, ठीक है। बस लैंग्वेज देख लो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनेगा, करंट इंटरिम पीरियड जितना हो रहा है, करंट इंटरिम पीरियड जिस दिन खत्म होगा उस दिन से लेके बैक में हमें जाके देखना पड़ेगा कब जाके 12 मंथ्स हमारा कंप्लीट होगा। तो ये दिसंबर में एंड हुआ है तो शुरुआत जैन में होगा, जैसे सिंपल सा बात है, अप्रैल टू मार्च होता है, जैन टू दिसंबर होता है, तो ये जैन में शुरू होगा, तो यहाँ का 3 मंथ्स और 9 मंथ्स, तो क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, 12 मंथ्स इंक्लूड करना पड़ेगा। और सेम इसी तरीके से हमें कंपेयर करने के लिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी सेम चीज हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 3-4 बार बता दिया, तो बस इस तरीके से तुम लोग को समझ के पढ़ना है, तो जो टेबल है वो याद हो जाए।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर, ठीक है। ये देखो हम लोगों ने ये पढ़ा है थर्ड नंबर पॉइंट, अब फोर्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे। इन डिसाइडिंग हाउ टू recognize, measure, classify और disclose an item for interim financial reporting purpose. Materiality should be assessed. समझाते हैं क्या? अच्छा, मेट्रियलिटी का मतलब क्या होता है पता है? मेट्रियलिटी का मतलब सिग्निफिकेंट या फिर इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये वर्ड यूज होता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं इन डिसाइडिंग हाउ टू रिकॉग्नाइज, मेजर और क्लासिफाई, डिस्क्लोज एन आइटम फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। तो अगर हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना रहे हैं, मतलब या तो हम लोग कैश फ्लो बना रहे होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर हम लोग पीएल बना रहे होंगे, या फिर बैलेंस शीट या नोट्स टू अकाउंट्स, जो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एज 25 किस चीज पे गाइड करेगा? बोल रहा है कि हमें ये पता करना है कि कौन से आइटम को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड करें, ठीक है। कितने में रिकॉर्ड करें, मेजर करना पड़ेगा ना कि कितने अमाउंट में रिकॉर्ड करें, उसको कौन से हेड में डालें, मतलब क्लासिफिकेशन तो चाहिए कि भाई इस खर्चे को या इनकम को हमें कौन से हेड में देना है, या फिर उस चीज को डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीजों का जो मतलब ये हम लोग कैसे डिसाइड करें बेसिकली कि मुझे कोई इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मुझे कौन सा आइटम को रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा आइटम को रिकॉग्नाइज करके मेजर करके क्लासिफाई करना है, डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है, रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है, मेजर करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है वो आइटम कितना मेटेरियल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, ठीक है। जैसे किसी के लिए 1 लाख रुपए मायने रखेगा, किसी के लिए हो सकता है कि 1 लाख रुपए का भी कोई इंपॉर्टेंस ना हो, ठीक है, उसका करोड़ों का बिजनेस हो, ठीक है। अब किसी के लिए 1 रुपए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेटेरियलिटी है ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर मेटेरियलिटी होगा, पहले मेटेरियलिटी को एसेस करना पड़ेगा कि ये आइटम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे मेजर भी करना पड़ेगा, उसे क्लासिफाई भी करना पड़ेगा, और उस आइटम को फर्दर डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज बताया गया है। फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज should be same in its interim financial statement. If there is any change in accounting policy, then the description of the nature and effect of such
change shall be disclosed. तो देखो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी सेम इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग फॉलो करेंगे नॉर्मल, मतलब ये बात है कहना कि नॉर्मल हम लोग जब अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना, नॉर्मल मतलब 12 मंथ्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते वक्त जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हम लोग जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, सेम वही अकाउंटिंग पॉलिसीज को हमें फॉलो करना है। अगर हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे तो उसमें भी हमें सेम ही अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो है फॉलो करना होता है। उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम लोग इंटरिम पीरियड के लिए बना रहे तो हमारे अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उसमें कोई चेंजेस दिखेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इफ देयर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अब ये चेंज का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करके अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं उसमें अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं, देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज शैल बी डिस्क्लोज। तो हमें उस चेंज के वजह से जो भी इम्पैक्ट आएगा या फिर जो जिस तरीके का चेंजेस हो रहा है वो सब हमें बताना है। जैसे हम बताते हैं, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज में ऐसे हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस वो चेंज करता है, चेंज कर ही सकता है कि मान लो फीफो से वेटेड एवरेज में जाना चाहता है तो चेंज कर सकता है। लेकिन देखो पॉलिसीज का मतलब ये नहीं होता है कि कभी भी कहीं भी हम लोग चेंज कर दे, हमें चेंज करने का रीजन दिखाना पड़ता है कि क्यों चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे कभी भी अचानक से हम लोग चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का जो है मेन कुछ भी एक रीजन होना चाहिए कि भाई इस वजह से हम लोगों ने इसे चेंज किया और वो डिस्क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा बात नहीं है कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है तो ही ये सब करना पड़ता है। अगर इंटरिम ना होकर नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनता है तो भी ये करना पड़ता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो भी चीजों को फॉलो करके हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का मेथड हम लोग एसएलएम फॉलो कर रहे थे बट हमें लगा कि इसे एसएलएम से डब्ल्यूडीबी में ट्रांसफर, अब ये सब कब होता है ट्रांसफर, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमें जो है ऐसा कुछ रूल्स आ गया कि भाई इस एसिड पे एसएलएम नहीं डब्ल्यूडीबी ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो लगाना पड़ सकता है। कोई लॉ का चेंजेस हो गया तो बहुत सारा रीजन हो सकता है, ठीक है, चेंज करने का। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर चेंज होता है तो हमें क्यों चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, इससे हमारे जो है प्रॉफिट में क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो सारा चीज डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो वो ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे बोल के ही ये सारे चीज हो रहे हैं हमारे साथ, ऐसा बात नहीं है। अगर हम लोग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं बना के जो है पूरा पूरा फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं तो भी ये जो पॉइंट नंबर 5 है ये उस पे भी लागू होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटरिम वाले सिचुएशंस की वजह से ही लागू हो रहा है। तो देख लो क्या लिखा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी सेम इन इट्स इंटरिम फाइनेंस, इसीलिए लिखा है शुड बी सेम इन इट्स इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने पे जैसा जो रूल्स फॉलो होता है यहाँ पर भी वही फॉलो होने वाला है। और अगर कोई चेंजेस हुआ, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी देन द डिस्क्रिप्शन एंड नेचर, तो उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा क्या चेंज हुआ, उसका नेचर दिखाना पड़ेगा क्या चेंज हुआ, एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंज शैल बी डिस्क्लोज्ड, और उससे क्या इम्पैक्ट आया क्या इफेक्ट आया वो भी हमें डिस्क्लोज करना है, मतलब बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 5th नंबर पॉइंट कंप्लीट। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या लिखना पड़ेगा हमें, 6th नंबर। 6th नंबर में लिखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझा। मान लेते हैं कि क्वार्टरली, ये क्वार्टरली बना दिया, ठीक है। पूरे 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है, 3 3 मंथ्स का, ठीक है। तो मान लेते हैं किसी एक क्वार्टर में, जैसे ये फर्स्ट वाले क्वार्टर में ही मान लेते हैं, ठीक है। इस क्वार्टर में मान लेते हैं कि रेवेन्यू हुआ है, रेवेन्यू मतलब इनकम, ठीक है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर 90 करोड़, ठीक है। यहाँ पर इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है 90 करोड़। अच्छा अब
ऐसे करते। और नेक्स्ट में जनरेट हुआ है, मान लेते 25 करोड़, 25 करोड़, और इसमें भी 25 करोड़, ठीक है। बाकी में 25 25 25 करके जनरेट हुआ है। तो ये मेरा डेट कौन सा हो गया, ये जो मैंने यहाँ पर लगाया इसको हम लोग बोलेंगे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। यहाँ पर हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगा अगर हम लोग क्वार्टरली बना रहे हैं, यानी कि 3 मंथ्स का हमारा इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगा। अब हम लोग जो बनाना चाहे, ठीक है, मतलब जो बनाना चाहते हैं इन द सेंस हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं या फिर पीएल बना रहे हैं या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट या नोट्स, ठीक है। ये मेनली 4 आइटम 4 कंटेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू हुआ है कितना, 90 करोड़, ठीक है। अच्छा, अब 90 करोड़ हुआ है तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ रेवेन्यू 90 करोड़ हुआ है, बाकी सब में 25 25 25 काफी कम हुआ है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ये रेवेन्यू को, ये जो 90 करोड़ का रेवेन्यू है, ये 4 क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो 4 क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट करने से पर क्वार्टर में कितना आएगा, ये हो जाएगा 22.5 करोड़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.5 करोड़। ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि मान लो कंपनी, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग को पूछेगा, ये सब तो केस स्टडीज बेस्ड होता है अकाउंट्स में, तो यहाँ पर पूछेगा। तो देखो, तो कंपनी सोच रही है क्यों ना हम लोग हर एक जो है पीरियड में, ये जो देखो यहाँ सबसे ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इस क्वार्टर का है जो हमारा इंटरिम जो है रिपोर्टिंग पीरियड है, ठीक है, 90 करोड़। बाकी सब पे 25 25 25 ऐसा करके है, ठीक है। तो कंपनी सोच रही है क्यों ना हम लोग अगर इस रेवेन्यू को बाकी सारे क्वार्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मतलब 4 क्वार्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। क्यों ऐसा कंपनी सोच रही है, कंपनी सोच रही है कि ऐसा करने से देखने में ठीक लगेगा कि यहाँ 90 करोड़ तो बाकी सब में 25 25 करोड़, ये काफी कम दिख रहा है। तो बैलेंस करने के लिए कंपनी ऐसे बोल रही है कि हम लोग ऐसा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 22.5 इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको डेफर्ड कर देंगे। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हम लोग अपने इस जो 90 करोड़ का रेवेन्यू है उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेफर कर देंगे। डेफर करना बोलते हैं, डेफरमेंट, मतलब राइट ऑफ कर देना, धीरे 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 ऐसे करके हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। तो बोलो, तुम लोग तो बचपन में 11 में जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह की हो, मतलब हम ये कहना चाह रहे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ये सब बनाया है। तो ये रेवेन्यू तो इनकम है। तो मुझे एक चीज बोलो कि इनकम रिकॉर्ड करने का रूल्स क्या होता है, इनकम को हम लोग अपने अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बोलो। इनकम या एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, बोलो। फाइनल अकाउंट्स किस बेसिस पे बनता है, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे, सही है, एक्रूअल बेसिस है। अच्छा, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है फिर, एक्रूअल बेसिस, सही हुआ आंसर। तो इसका मतलब क्या है, एक्रूअल बेसिस का मतलब जब एक्रू हुआ तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 90 करोड़ का रेवेन्यू जब एक्रू हुआ तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी जो सोच रही है कि हम इसे बैलेंस करने के लिए या फिर ये मेरा देखने में सही लगेगा, हम इसे थोड़ा 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 डेफर कर देते हैं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये करना चाहिए, मतलब एक्रूअल बेसिस को तो फॉलो करके चलना ही पड़ेगा। वो तो मेरा अकाउंटिंग पॉलिसी है ना, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये तो फॉलो सबको करना है जो भी अकाउंट्स बनाएगा। तो क्या हम लोग इसे डेफरमेंट कर सकते हैं, मतलब इसे ऐसे राइट ऑफ कर पाएंगे? नो मैम। नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा नो डेफरमेंट, ठीक है। तो जब एक्रू हुआ है तभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कब एक्रू हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ के पीरियड में। तो फिर यहाँ 90 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहीं पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एक्रू हुआ तभी उसे रिकॉर्ड कर देना, ये रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। फिर 7th नंबर पॉइंट में चलते हैं, डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट। डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट, इसका क्या रूल्स है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम क्वार्टर वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं 100 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जो कि एक लार्ज अमाउंट है, ठीक है। तो कंपनी सोच रही है कि ये मेरा इंटरिम पीरियड है, ठीक है, कंपनी के लिए ये इंटरिम पीरियड है, इंटरिम रिपोर्ट होगा यहाँ पर। तो कंपनी सोच रही है पूरा एक्सपेंस इस पीरियड में ना दिखा के इसे हम लोग 10 10 10 इस तरीके से जो है
राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में ऐसे करके राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो क्या ये कंपनी ऐसे करके जो है इसे राइट ऑफ कर सकती है? मतलब इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, ये कॉस्ट का मतलब तो एक्सपेंसेस हो गया, इनकम या एक्सपेंसेस हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बोलो, अभी तो इनकम का रूल्स बताया। एक्रूअल बेसिस मैम। एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही होता है ना कि हमारा अगर कॉस्ट एक्रू हो गया है तो हमें उस हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक रूल्स बताया, वो लिखवा देते हैं। कॉस्ट दैट आर unevenly incurred ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अच्छा, और एक चीज भी मान सकता है, ये सोच रहे कि ये आगे जाके ये 100 करोड़ को जो है डिफर्ट करेंगे, जो कि हम लोगों ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे होता है। अब ये मान लेते हैं कि ये बाकी पीरियड में इतना इतना खर्चा हुआ है, ठीक है। ये 10-10 करोड़ मैंने इसका राइट ऑफ बोला था, एक बार इसका राइट ऑफ 10-10 करोड़ नहीं करके 100/4 होगा ना, तो ये यहाँ पर 25 करके होगा, ठीक है, 25 करके ऐसा सोच रहे थे ये लोग, लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो 10-10 करोड़ है ये बाकी सारे क्वार्टर का एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो अनइवन हुआ, देखो कहाँ 100 करोड़, कहाँ 10-10 करोड़, तो वही चीज लिख रहा है, कॉस्ट दैट आर अनइवनली इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कैन बी deferred can be deferred only if it is appropriate defer that टाइप ऑफ कॉस्ट। बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, रेवेन्यू कभी डेफर नहीं होगा, रेवेन्यू जो है वो कभी डेफर नहीं होगा, वो एक्रूअल बेसिस पे जब एक्रू हुआ तभी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट के लिए एक चीज बताया है, कॉस्ट दैट आर अनइवनली इनकर्ड, जैसे यहाँ 100 करोड़, यहाँ 10-10 करोड़, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। अगर अनइवनली इनकर्ड है ड्यूरिंग द ईयर, तो ये पूरा एक साल है। अनइवनली अगर इनकर्ड है ड्यूरिंग द ईयर, कैन बी डेफर्ड, तो हम लोग डेफर कर सकते हैं ओनली इफ, लेकिन क्या कंडीशन है, इट इज एप्रोप्रिएट डेफर दैट टाइप ऑफ कॉस्ट, अगर उस तरीके के कॉस्ट को डेफर करना एप्रोप्रिएट माना जाएगा तो ही कर सकते हैं। अब ये डिसीजन कौन लेता है, सीए ये डिसीजन लेता है कि मुझे लग रहा है कि ये कॉस्ट को डेफर करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में तुम लोग को यूज करना है। अभी एग्जाम पर्पस के लिए जब तुम लोग करोगे तो दोनों ही हम लोग डेफर नहीं करेंगे, ये मानते हुए क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉस्ट डेफरमेंट होता है, ये जान के रखो, ये लिखा हुआ तुम लोग के मैट में भी लिखा हुआ है। तो डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो पॉसिबल होगा अगर अनइवनली इनकर्ड हुआ है, ठीक है, तब हम लोग कॉस्ट को डेफर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज तुम लोग जरूर याद रखना जब तुम लोग ट्रेनिंग में जाओगे, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। तो अनइवनली इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर कैन बी डेफर्ड ओनली इफ इट इज एप्रोप्रिएट, अगर वो एप्रोप्रिएट माना जाता है उस टाइप ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग मानेंगे कि डेफरमेंट ऑफ कॉस्ट नॉट पॉसिबल, नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। तो वो कौन सा कॉस्ट है जो होगा, वो हमारी अभी जो है यहाँ पर जो है स्टडी पर्पस के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखो। अच्छा, 8th पॉइंट में लिखेंगे चेंज इन एस्टिमेट, चेंज इन एस्टिमेट। अच्छा, इसका मतलब पहले समझा देते हैं, चेंज इन एस्टिमेट का मतलब क्या है। देखो, जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर करे होगे कभी ना कभी, ठीक है, कॉलेज में हो या स्कूल में हो, तो चेंज इन एस्टिमेट में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई एसेट खरीदा, जब एसेट का हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं एसएलएम मेथड से, तो फिर कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, बोलो तो, याद है किसी को, डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये लिखना जरूरी होता है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, एस्टिमेटेड मतलब, अब देखो तुम लोग एक मोबाइल खरीद रहे हो, अब तुम लोग सोच रहे हो ये मोबाइल 2 साल चलेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये एस्टिमेट कर रहे हो ना, 2 साल से ज्यादा भी चल सकता है, कम भी चल सकता है, तो वो एस्टिमेट होता है। तो हमारा एस्टिमेट चेंज भी तो हो सकता है, जैसे मैंने अभी बोला कि तुम लोगों ने सोचा था मोबाइल 2 साल चलेगा, लेकिन मोबाइल मान लो 4 साल चल गया, तो चेंज इन एस्टिमेट हुआ, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं चेंज इन एस्टिमेट। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन
रिवैल्यूएशन मतलब बिजनेस के केस में क्या चेंज हो सकता है, बिजनेस के केस में वही एसेट का वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे सोचा था कि ये एसेट इतना दिन चलेगा, ये कम चल रहा है, तो कोई भी एस्टिमेट जो हम लोगों ने किया था उसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने सोचा था कि इस बार लॉस होगा बट हो गया प्रॉफिट, ऐसा चेंजेस। तो ऐसा चेंजेस को हमें जो है क्या करना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसमें एक रिवर्स का पॉइंट आएगा, बताते। जैसे देखो मैंने एस्टिमेट का मतलब तो समझा दिया, जब हम लोग किसी चीज को एस्टिमेट करके सोच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 क्वार्टर बना लेते हैं, ठीक है। ये हम जो है यहाँ पर मान लेते हैं, ये बिजनेस के जो ओनर है इन्होंने एस्टिमेट किया कि इस क्वार्टर में क्या होगा, लॉस इनकर्ड होगा, ठीक है। मान लेते हैं लॉस होगा ₹2 लाख। इनको ऐसा लग रहा था कि इस पीरियड में लॉस होगा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर आके इनका एस्टिमेट चेंज हुआ, एस्टिमेट हो गया चेंज, ठीक है। चेंज होके इनको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट होगा, ठीक है। एस्टिमेट चेंज हो गया, इनको नहीं लग रहा है कि ये लॉस होगा, इनको लग रहा है कि ये जो मैंने एस्टिमेट किया था ना इसमें चेंजेस दिखेगा, मुझे लगता है कि प्रॉफिट होगा, वो इनको इस क्वार्टर में आके लग रहा है। तो क्या ये अपनी इस 2 लाख का जो लॉस को रिकॉर्ड किया है, क्या इसे रिवर्स कर सकते हैं। कैसे तुम लोग आंसर दे सकते हो, देखो आंसर सही दे सकते हो। तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि डेप्रिशिएशन अगर कभी किया, जैसे सोचा था कि एसिड 10 साल चलेगा, एक प्लांट एंड मशीनरी 10 साल चलेगा, तो हम लोग जब डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे थे तो कौन से मेथड से कर रहे थे, मान लो हम लोग डेप्रिशिएशन जो है उसे एसएलएम मेथड से कर रहे थे, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 लिया। अब 3 साल जाने के बाद हमें लग रहा है कि हमारा एसेट ना जो है और अगले 5 साल तक ही चलेगा, समझो ये एक एसेट है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा एसेट 10 साल चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आफ्टर 3 इयर्स ये 3 इयर्स हम लोगों ने इसी हिसाब से डिप्रिशिएशन दिया, इस हिसाब से, ठीक है। 3 इयर्स बाद हमें लग रहा है कि एसेट ना अगले और 5 साल तक चलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर ये 5 साल मतलब ये हट जाएगा तो चेंज इन एस्टिमेट हो गया। तो अब जब डिप्रिशिएशन लगाओगे तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप ये तो होगा, क्योंकि हमारा ये जो है एसएलएम मेथड में ऐसे ही होता है, और डिवाइडेड बाय फिर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना लिखोगे, 5 years मैम। 5 इयर्स। तो क्या हम लोगों ने रिवर्स किया, बोलो। यस मैम। किया, तो यहाँ पर भी रिवर्स होगा। होगा, पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग मतलब जो हम लोगों ने ऐसे लॉस रिकॉर्ड किया था उसे हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, और लास्ट पॉइंट, ठीक है, मतलब उसके बाद हमारा एएस का कंसेप्ट कंप्लीट होता है, हम लोग बस अब इसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पॉइंट 9, द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन requirement as per AS 25 should be applied only if enterprises prepares interim financial report, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, डिस्क्लोजर क्या है इस एस का, हर एक एस का डिस्क्लोजर होता है, मतलब इसमें क्या डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट एज पर एस 25 शुड बी अप्लाइड। बोल रहा है कि जो भी डिस्क्लोजर है, जो भी डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंटेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी एंटरप्राइज को करना पड़ेगा जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं। मतलब यही हो गया समरी कि अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाता है तो ही उस पे एएस 25 एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एएस 25 उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये बस 9 पॉइंट्स पे हमारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। जिसमें ये वाला थियोरेटिकली ये जो बॉक्स बनाया है यहाँ पर टेबल, ये हमें थियोरेटिकली रीड करना है, बाकी सब समझने वाला पॉइंट है, इस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है।
इलास्ट्रेशन 1, ठीक है। देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट। तो ये कंपनी है सिंसियर कॉर्पोरेशन, ये क्या करता है, सीजनल प्रोडक्ट बेचता है। मतलब इसका काम जो है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो सीजनल प्रोडक्ट बनाता है। सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलोज। तो जो प्रोडक्ट ये लोग बना के बेचते हैं उसका क्वार्टर वाइज सेल का डेटा हमें दिया हुआ है, 10%, 10%, 60%, 20%, ठीक है। अब फर्स्ट क्वार्टर अगर 30 जून को कंप्लीट होता है तो इनका ईयर जो है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है, फर्स्ट क्वार्टर यहाँ खत्म हुआ, फोर्थ क्वार्टर यहाँ खत्म हुआ, तो बोलो इनका फाइनेंशियल ईयर क्या है, कैलेंडर सॉरी इनका जो अकाउंटिंग ईयर वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर है कि कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। ये देखो, तो चलो हम लोग ये पहले ड्रॉ करते हैं, इलास्ट्रेशन 1। तो अगर फाइनेंशियल ईयर है तो वो शुरू होता है 1 अप्रैल से। अब डेट तो क्वेश्चन हमें बताएगा, ईयर का डेट क्या ले, बताया नहीं है। अच्छा ये बताए X1 बता रखा है, ठीक है, तो हम भी X1 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये एक क्वार्टर, 2, 3, 4, ठीक है, ये इतना क्वार्टर हम लोगों ने बना। अच्छा अब ये क्वार्टर कब खत्म होगा, 3 मंथ्स का। देखो क्वेश्चन में डेट बताएगा, फिर भी ना बताए तो तुम लोग क्वार्टर कैलकुलेट कर सकते हो आराम से। अप्रैल मई जून, 3 3 महीने का क्वार्टर होता है, तो 30 जून X1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जून खत्म हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद आ जाएगा 30 सितंबर X1। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 31 दिसंबर X1। उसके बाद हो जाएगा जैन फेब मार्च, 31 मार्च X2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पीरियड में हमें सेल बता रखा है, ठीक है, 10 10 60 20 परसेंटेज में बता रखा है, ठीक है। तो ये हो गया 10%, फिर से 10%, फिर 60%, और फिर हो गया ये हम लोग का 20%। ये बताया क्वेश्चन में, ठीक है अभी तक। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून इज एज फॉलोज। बोल रहा है पहले क्वार्टर का कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, क्या दिया है, पहले क्वार्टर का सेल्स 80 करोड़। तो यहाँ पर लिखते हैं एक एक चीज, पहले क्वार्टर का सेल्स बोला है 80 करोड़। अच्छा फिर बोल रहा है सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस 60 करोड़, तो यहाँ पर लिखे सैलरी and other expenses 60 करोड़। एडवर्टाइजमेंट 4 करोड़। अच्छा और क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग 8 करोड़। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर फर्स्ट क्वार्टर। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर रेडी कर रहा है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये क्वेश्चन ही बता रहे हैं, हम जस्ट क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी से समझना है। यहाँ पर हमें क्या बना के देना है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना के देना है, बोल दिया है क्वेश्चन। बोल रहा है कि सिंसियर कॉर्पोरेशन मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वांट्स टू डेफर 10 करोड़ एक्सपेंडिचर टू थर्ड क्वार्टर। बोल रहा है 10 करोड़ एक्सपेंडिचर वो थर्ड क्वार्टर में जो है बोल रहा है एक्सपेंडिचर टू द थर्ड क्वार्टर डेफर करना चाहता है, ठीक है। On the argument that third quarter is having more sales, therefore the third quarter should be debited by more expenditure। बताते हैं, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि ये फर्स्ट क्वार्टर का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, मुझे बताओ टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, बोलो। 72। 72 करोड़ एक्सपेंडिचर ना, 64 और 8 ये तो सेल है, ठीक है, 72 करोड़, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर डेफर करेंगे थर्ड क्वार्टर में। 10 करोड़ का, यहां से 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर थर्ड क्वार्टर में डेफर करेंगे। तो थर्ड क्वार्टर कौन सा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ दिसंबर। पर, हाँ यहाँ पर हम लोग 10 करोड़ का एक्सपेंडिचर डेफर करेंगे, मतलब 72 से निकाल के 10 करोड़ इधर देंगे। तो यहाँ पर फिर कितना करोड़ एक्सपेंडिचर दिखाना चाहते हैं ये लोग, मतलब ये फर्स्ट क्वार्टर में कितना करोड़ का एक्सपेंडिचर दिखाना चाहते हैं। अगर यहाँ से 10 करोड़ इधर डेफर कर देंगे, डेफर करने का मतलब राइट ऑफ मतलब कम कर देना, तो बोलो इधर कितना दिखाना चाहते हैं,
62। 62। और ये क्यों दिखाना चाहते हैं, इनका आर्ग्यूमेंट क्या है कि ऐसा क्यों करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं on the argument that third quarter is having more sale, बोल रहा है कि थर्ड क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल है, बोलो है कि नहीं। ये सब तो सेल्स का हाँ मैम। डेटा था ना, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर में देखो सबसे ज्यादा सेल्स है, ठीक है। तो अब ये लोग आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़ के देखते हैं। थर्ड क्वार्टर में सबसे ज्यादा सेल्स है, Therefore, the third quarter should be debited by more expenditure। तो बोल रहा है इसीलिए यहाँ पर ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ का जो खर्चा होगा होगा, प्लस यहाँ से हम लोग 10 करोड़ और भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, इस कंडीशन को दिमाग में रखते हुए कि इसमें सेल ज्यादा है तो फिर यहाँ एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए। इनका आर्ग्यूमेंट क्या है, सेल ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर भी यहीं पर सबसे ज्यादा दिखा देंगे, तो डेफर कर देंगे। फिर क्या बोल रहा है, Therefore, the third quarter should be debited by more expenditure होना चाहिए, considering the seasonal nature of business and expenditures are uniform throughout all quarter. Calculate the result of the first quarter as per AS 25. Also give a comment on the company's view. तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, considering the seasonal nature of business, बोल रहा है कि इस बात का ध्यान रखो कि कंपनी जो है सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस करती है, मतलब सीजनल प्रोडक्ट बेचती है, जैसे उलन क्लोथ्स वगैरह हमारे यहाँ पर सीजनल होगा, ठीक है। तो जो भी हो सीजनल प्रोडक्ट बेचती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए एंड द एक्सपेंडिचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल क्वार्टर, और कंपनी ये बोल रही है कि हम लोग एक्सपेंडिचर सारे क्वार्टर में इक्वल करेंगे, थ्रू आउट ऑल क्वार्टर यूनिफॉर्म एक ही जैसा रखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, मतलब इवनली रखना चाहती है कंपनी, ठीक है। इवनली जो है हर क्वार्टर में एक्सपेंसेस को रखना चाहती है। तो अगर ऐसा कंपनी करना चाहती है तो कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एज पर एज 25। एज 25 को ध्यान में रखते हुए हमें बताना है कि फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट क्या है। रिजल्ट का मतलब क्या पूछ रहा है, रिजल्ट का मतलब बताओ पहले क्या पूछ रहा है। बिजनेस का रिजल्ट मतलब क्या होता है, मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। जो भी अर्न करे वो हमें कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन एज 25 को एप्लीकेबल करते हुए, क्योंकि अगर ये इंटरिम रिपोर्ट बनाती है तो इस पे एज 25 लगेगा, जो कि क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है। और बोल रहा है ऑल्सो गिव ए कमेंट ऑन द कंपनीज व्यू, कंपनी का ये जो व्यू है ना कि भाई हम सीजनल प्रोडक्ट बेचते हैं, हमें सारे खर्चे एक जैसे दिखाने हैं, तो जिस क्वार्टर में ज्यादा सेल हुआ है वहां पर हम लोग खर्चा डिफर कर देंगे। ये जो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इस पे हमें कमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे कमेंट का आंसर दो कि कंपनी जो ज्यादा है तो इस क्वार्टर में हम लोग खर्चा डिफर कर देंगे, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कंपनी जो करना चाहती है क्या वो कर सकती है, हम लोगों ने अभी पढ़ा है, बोलो। नो मैम, डेफरमेंट नहीं होता है। नहीं होता है, अभी तो मैंने बताया ना कि डेफरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, कमेंट जो है हम अपने हिसाब से लिखवा दे रहे, बाकी तुम लोग यहाँ से भी पढ़ के बता देंगे। नो कंपनीज intention is not correct। अभी ये बस एक लाइन में लिख लो, ठीक है, फिर हम दिखा देते कैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एज पर एज 25 के अकॉर्डिंग कंपनी ऐसा कुछ काम नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकती है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर का वो कितना होगा वो भी तो हमें बताना है। तो बोलो प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ से देख के ही बता सकते हो, बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है। ये बोलो प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये मैम देख के 62। मैम सॉरी मैम 8। हाँ बोलो 8 करोड़, 80 करोड़ का सेल है, 72 करोड़ का एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट कितना होगा ये तो बताने में कितना 8 टाइम करोड़ मैम, 8 लगेगा। करोड़। तो ये हो गया सेल्स, ठीक है। लेस कर देंगे सैलरी 60 करोड़ इन करोड़, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट का नाम दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग, ठीक है। तो हम थोड़ा ऐसे शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। हम दिखा देंगे यहाँ बुक से दिखा देते हैं कैसे तुम लोग को एग्जाम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 8 करोड़, और 8 करोड़ क्या निकला, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, अगर लॉस निकला तो लॉस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैंने शॉर्टकट में समझा दिया कि क्या करना है। अब जो है यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ, मतलब कैसे करके प्रेजेंट किया है, लिखा हुआ तो सेम चीज ही होगा, मतलब कंसेप्ट वही होगा, लेकिन प्रेजेंट कैसे, देखो।
पहले तो लिखा है रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून, तो ये तुम लोग भी लिख लेना, मतलब लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, अभी हम जो लिखवा रहे लिखो, लेकिन बाद में इसको घर पे प्रेजेंटेशन इससे अच्छे से कर लेना, पर्टिकुलर इन करोड़ ये लिखने के बाद ऐसे लिख लेना कि रिजल्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर 30 जून, फिर थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन होना चाहिए। फिर लिखा टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब सेल होता है, ठीक है। अब तुम लोग अगर बाई चांस टर्नओवर की जगह सेल लिख लेते हो तो वैसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बाकी टर्नओवर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर बोला है अदर इनकम जीरो दिया है, मतलब ये ना एक्चुअली जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट होता है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो पहले लिखते रेवेन्यू, फिर लिखते अदर इनकम, तो रेवेन्यू 80 करोड़, अदर इनकम 0, तो टोटल हो गया 80 करोड़। फिर यहाँ पर लिखना पड़ता है हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री 0 है तो जरूरी नहीं है लिखने का, सैलरी एंड अदर कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग, तो 60 + 12 72 तो प्रॉफिट, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है कंपनी का, जो तुम लोग 12 में भी पढ़े होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है तो यही प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनता है, ठीक है। देखो याद है ऐसा होता है। अभी तो मैंने लिख दिया तो इसको और चेंज नहीं करके दिखा रहे, नेक्स्ट वाले से कर, ऐसे करके बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ता है रेवेन्यू, ठीक है। फिर पॉइंट 2 में लिखना पड़ता है अदर इनकम, ठीक है। और ये सबका नोट्स टू अकाउंट्स बनता है अगर डिटेल्स हो तो, जैसे हमारे यहाँ तो उतना कुछ डिटेल्स है नहीं कि नोट्स टू अकाउंट्स 1 2 करके बनाए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ रेवेन्यू हो जाएगा 80, तो ये एक ही कॉलम में बन जाएगा, अदर इनकम कुछ नहीं है तो ये टोटल करके 80 से हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम, ठीक है, ऐसे करके। फिर ये पॉइंट ए दे दिया जाता है। फिर नेक्स्ट लिखा जाता है ऐसे, यहाँ पर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे याद रखते हैं, अगर तुम लोगों ने कोई ने भी मेरा ये क्लास किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, पहले करवाया था मुझे याद नहीं आ रहा है, अगर किसी ने किया है तो सीपीसी ईएफडीओ इस तरीके से हम याद करने के लिए बोलते हैं। चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये सब तो है ही नहीं। ये जो सैलरी एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है ये सब अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। ये होता है चेंजेस इन इन्वेंट्री, मतलब जो तुम लोग ट्रेडिंग में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हो ना वो वाला। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर ये होता है यहाँ पर C4 होता है, भूल गए C4 क्या होता है, हम खुद, हाँ बोलो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ना। हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा, हमारे यहाँ पर तो वो है नहीं, ठीक है। इम्प्लॉय बेनिफिट मतलब इम्प्लॉय रिलेटेड, जैसे कि वेजेस, सैलरी, ये सब आता है। ए फॉर फाइनेंस होता है, फाइनेंस मतलब इंटरेस्ट का कॉस्ट, ये सब आता है। डी फॉर डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन होता है। तो अगर देखा जाए तो ये सब कुछ है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट यहाँ नहीं आता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये चीज देखो मेरे पास किए हो तो अगर याद है, ठीक है, अगर मेरे पास नहीं भी किए हो तो 12 पे तो आजकल कंपनी अकाउंट्स में यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये तो हमारा समय है नहीं कि जो ये टी शेप या फिर अलग जो पैटर्न पहले फॉलो होता था वो तो कब का ही बंद हो गया, ठीक है। तो यही फॉलो करके नॉर्मली बनाना होता है, ठीक है। अगर किसी के पास है नहीं तो हम दे देंगे ये फॉर्मेट, ठीक है, कि इस तरीके से होता है। तो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट होगा ये, तो अदर एक्सपेंसेस लिख के उसके अंदर ये सब लिख सकते हो। बाकी वो तो इन्होंने भी उतना फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस लिखा नहीं है, नीचे वही नाम दे दिया सैलरी एंड अदर कॉस्ट बोल के, तो ये अदर एक्सपेंसेस के अंदर नोट्स टू अकाउंट्स बना के भी दिखा सकते हो। 72 तो 8 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अब आंसर क्या लिखा है देखो, according to AS25 the income and expenses should be recognized when they are earned and incurred respectively, मतलब accrual basis, इनकम हो या एक्सपेंसेस। AS25 बोल रहा है कि जब इनकम एक्रू हुआ तभी रिकॉर्ड होगा, वहीं पर उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, और जिस पीरियड में एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ उसी पीरियड में उसे हमें दिखाना है। देयरफॉर सीजनल इनकम्स विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे ऑकर, तो इनकम जो है वो तभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा जब ये ऑकर हुआ है। Thus the company's view is not as per AS25, तो ये जो मैंने एक लाइन लिखा है ना ये नहीं लिख के आना, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। तुम लोग को इतना सा मेहनत करना पड़ेगा कि थोड़ा सा उसे अरेंज करके, एकदम हूबहू ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसे अरेंज करके अच्छे से लिख के दिखाना है कि भाई ये आंसर इसीलिए हो रहा है, क्योंकि AS25 हमें बता रखा है कि इनकम हो या एक्सपेंसेस हो वो जब भी किया जाता है तो इनकम अर्न हो या एक्सपेंसेस इनकर्ड होता है, ठीक है, वो जब जब होता है तभी उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। तो फिर इसका मतलब सीजनल इनकम जब हुआ है तभी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तभी AS25 फॉलो होगा, अदरवाइज AS25 फॉलो नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलास्ट्रेशन 2। देखो इसमें क्या बोला है, इलास्ट्रेशन 2 में बोला है
इसमें भी तुम लोग को कैलकुलेटर से ही काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड्स ऑन 30th ऑफ सितंबर 2001। अच्छा, ये क्वेश्चन में सबसे पहला पॉइंट जो हमें बोल रखा है कि अकाउंटिंग ईयर ही इनका कब एंड होता है। अकाउंटिंग ईयर ही जो है वो एंड होता है 30th ऑफ सितंबर 2001, ठीक है। मतलब 20x1 को हम 2001 मान रहे, तो मुझे बोलो तो इनका फिर शुरू कब होता होगा, मतलब ईयर शुरू कब होता होगा। 1 जनवरी 2000। 10 से सितंबर तो 9 मंथ। ये तो ईयर एंड ही बता दिया, तो ईयर नॉर्मली हम लोग कितने मंथ का मानते हैं, तो उस हिसाब से हमें बताना चाहिए। 1 अक्टूबर 2000। 1 अक्टूबर। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन में ये नया पॉइंट डाल दिया था, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना है। बोला है कि ईयर एंड, तो अगर ईयर एंड मतलब 12 मंथ्स होता है, तो अगर ये 12 मंथ्स एंड यहाँ हो रहा है, तो उस 12 मंथ्स का शुरुआत कहाँ हुआ होगा, 1 अक्टूबर को हुआ होगा। और ईयर कौन सा लिखा है, 2000। हाँ 0। ऐसे लिख देते, ठीक है। ये एक्स को 0 मान के 2000। अच्छा, अब बोल रहा है एंड इट्स मेक इट्स रिपोर्ट क्वार्टरली, लेकिन ये अपना रिपोर्ट क्वार्टरली बनाता है, मतलब इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट रेडी करता है। तो क्वार्टरली मतलब 4 क्वार्टर होगा पूरे एक साल में, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्वार्टर हो गए। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, and it makes its reports quarterly, however for the purpose of tax year ends on 31st March every year। लेकिन जो टैक्स पर्पस के लिए इनको ईयर एंड करना पड़ता है 31st मार्च एवरी ईयर, ठीक है। तो मुझे एक चीज बोलो, 31st मार्च कहाँ पर आएगा, कहाँ लिखे हम 31st मार्च, तो पहले बोलो ये क्वार्टर कब खत्म होगा। अगर हम लोग लिख लेते हैं तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा, है ना। बोलो ये अक्टूबर वाला क्वार्टर कब खत्म होगा, जो क्वार्टर अक्टूबर में शुरू हो रहा है। हम दिसंबर। दिसंबर में। हाँ, 31st ऑफ दिसंबर, ये वाला। अच्छा, फिर उसके बाद क्वार्टर कब खत्म होगा, नेक्स्ट क्वार्टर। 31 मार्च। हाँ, 31st ऑफ मार्च, और ईयर क्या हो जाएगा फिर। X1। हाँ, X1 हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल, 30th जून। अप्रैल मई जून, 30th जून को ये क्वार्टर, ठीक है। अब बोल रहा है कि टैक्स पर्पस के लिए इनको अपना ईयर एंड 31st मार्च ये भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टैक्स पर्पस के लिए इनका ईयर यहीं पर खत्म होता है, फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि फॉर द अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 20x0। अच्छा, ये 20x0 लिखना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता है तो मैंने ऐसे लिख दिया, 20x0 ऐसे लिखेंगे, 20x0। अच्छा, x1 तो ठीक था, उसको क्यों बता दिया, ये हो गया, ऐसे लिखना पड़ेगा 20x0। मैंने वो 200x लिखा, वैसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 20x0 टू 30th September 20x1, मतलब यहां से लेके यहां तक का बोल रहा है कि द क्वार्टरली इनकम इज एज अंडर। हमें इनकम बता दिया, फर्स्ट क्वार्टर जो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। अच्छा, हमें बता ही दिया था कब कौन सा क्वार्टर एंड हो रहा है, तो हम लोग वहां से भी देख के लिख सकते थे 200 करोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे 200 करोड़, ये क्या है, इनकम है। सेकेंड क्वार्टर का इनकम फिर से 2, अच्छा सभी में 200 ठीक है, अच्छा बात है, 200 करोड़। ये हम लोगों ने क्या लिखा, इनकम लिखा। सभी क्वार्टर का इनकम इवन है, इसका मतलब। नेक्स्ट
टोटल 800 करोड़। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एवरेज एक्चुअल टैक्स रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2001 इज 20% बोल रहा है कि टैक्स रेट जो है वो 20% है, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 इज 30%। अच्छा, जो फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20x1 को खत्म हो रहा है उस पे टैक्स रेट है 20%। तो 20x1 कहाँ दिख रहा है हमें? ये वाला। तो यहां से यहां तक टैक्स रेट कितना है? 20%। हाँ, और बाकी यहां से यहां तक टैक्स रेट कितना है? 30%। ये सब क्वेश्चन में हमें बताया है तो ही हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये बता दिया टैक्स रेट यहाँ से या 30%। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंसेस फॉर ईच क्वार्टर, हमें हर एक क्वार्टर का टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बोलो टैक्स किस पे होता है? बोलो टैक्स हम लोग किस पे करते हैं? इनकम पे। इनकम। हाँ, ठीक है, इनकम पे। टैक्स एक्सपेंसेस 4 क्वार्टर का। ठीक है, अच्छा, तो पहला क्वार्टर 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, ये हो गया। फिर उसके बाद 1 जनवरी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का। फिर 1 अप्रैल से लेके 30 जून। फिर जुलाई से लेके सितंबर तक का ये पीरियड लिख लिया। अच्छा, इनकम 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़। ठीक है, अब बोलो कितना कितना लगाएं? मैम फर्स्ट क्वार्टर में 20%, सेकेंड क्वार्टर में 30%। हाँ, इस पे 20%, 20% जितना बोला है, 30%, बस और कुछ नहीं करना है। करके देखो कितना आ रहा है और मुझे बताओ। ये करोड़ स्पेलिंग गलत है तो ठीक है, करके मुझे टोटल बता दो। ठीक है, मैम तो ये 40 तो लाख, 40 लाख और 60 लाख, 60 लाख। 40 40 60 60। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 200। 200। अच्छा, ये बन गया 200। देखो क्या 40 लाख। अच्छा, ये इन्होंने जो है इन लाख में प्रेजेंट किया है। इन लाख में तो मैंने टोटल किया, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, टोटल कर चाहो तो करो, नहीं तो ना करो, कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें तो इंडिविजुअली पूछा है। तो ये इन्होंने इन लाख में आंसर दिया है। मतलब 200 करोड़ का 20% करने से कितना होगा? 200 करोड़ मतलब कितना सारा जीरो होगा 200 के बाद? करोड़ मतलब 70 इंटू 20%, तो 20/100, तो ये कितना हो जाएगा? 3 4 5 6 7, तो ये कितना करोड़ हो गया? मैम 40 करोड़। 40 करोड़, 40 लाख। नहीं 4 करोड़ नहीं, 40 करोड़ मेरा। मैम 40 लाख हो रहा है। 40 लाख तो हो रहा है, 40 लाख। अच्छा, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लिखा है क्या? 200 करोड़ मतलब तो 200 के बाद 7 जीरो ही होता है ना? 200 के बाद 7 जीरो, 2 2 4 5 4 एक साथ इंटू 20%, तो ये आना चाहिए 40। फिर उसके बाद 2 3 4 और 3 7, 40 के बाद 7 जीरो होना चाहिए। ठीक है, चलो ये कैलकुलेटर पे। हाँ बोलो। हाँ मैम, लेकिन ये तो 40 के बाद 7 जीरो है, तो फिर तो 40 करोड़ ही हुआ। फिर यहाँ पे 40 लाख क्यों लिया है? फिर 200 करोड़ का 20% 40 लाख कैसे होगा? ये तो इतना हाई अमाउंट है, तो 40 करोड़ ही होना चाहिए। 200 करोड़, ये 200 करोड़ ही था, तो देख लेते हैं, या फिर मैंने गलत लिखा। नहीं मैम, करोड़ ही है।
सेकेंड। मैम 3 मंथ्स के लिए लगेगा ना? नहीं, वो तो मंथ वाइज ही दिया हुआ है, सब मंथ वाइज दिया हुआ है, ये सब क्वार्टरली दिया हुआ है। 200 करोड़, 200 करोड़, करोड़ मतलब 70, हम ठीक बोल रहे हैं ना, 70 ही तो होता है। टू 200 करोड़, या फिर एक और जीरो होगा, 200 फिर करोड़। तो क्या कैलकुलेशन में क्या कंफ्यूजन हो गया? 200 करोड़, पता नहीं क्या गलत हो रहा है। 200 करोड़ मतलब तो 7 जीरो ही होता है, इंटू 20%। 40 करोड़ ही आ रहा है। 40 करोड़ ही आता है। तो ये हो गया 200 और 20, 3 जीरो और 2 2 4 और 1 5। हाँ 40 करोड़ ही तो आ रहा है, पता नहीं इन लाख क्यों लिख रहे हैं। करोड़ ही तो आएगा, तो जो अगर करोड़ दिया है तो करोड़ ही आएगा, और अगर ये 200 लाख होगा तब जाके आई थिंक 40 लाख होगा, है ना? 200 लाख होने से यस मैम। लगता है यहाँ। 200 मतलब 2 करोड़ होता है, फिर उसका 20% 40 लाख, हाँ फिर होगा। तो ये अगर लिखना है तो फिर करोड़ को अगर लाख में लिखना है तब तो 40 लाख तो नहीं लिखेंगे, कितना लाख होना चाहिए? अगर ये लाख में भी प्रेजेंटेशन कर सकते तो उस केस में मैं कितना लिखना चाहिए? 400 लाख, है ना? मतलब अगर हम लोग जो आंसर आ रहा है हमारे हिसाब से 40 करोड़, उसको अगर इन लाख में लिखेंगे तो कितना लिखना चाहिए? मैम फिर वो 400 लाख ही, हाँ आपने जो हाँ, हाँ वही लिखेंगे ना। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो जो भी हो, हमारा कैलकुलेशन से मतलब है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो करोड़ आ रहा है तो हम लोग करोड़ ही लिखेंगे, ठीक है। ये बाद में हम देखेंगे क्या, मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत ये इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब कुछ लग रहा है ऐसा मुझे, क्योंकि यहाँ पर तो करोड़ ही दिया, ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में हमें बोला था टैक्स कैलकुलेट करने, तो हम लोगों ने कर दिया। तो 200 का 20%, 200 का 20%, 40 40, अब करोड़ दिया हुआ है तो फिर हम करोड़ ही लिखेंगे। तो करोड़ दिया है तो करोड़ हुआ, और ये सब टोटल करने के बाद यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 200 करोड़, ठीक है। 200 करोड़ ही हम लोग का आंसर होगा। ये कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। इलास्ट्रेशन 3। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमें जो है थियोरेटिकली आंसर्स देना है। तो यहाँ पर बोला है, देखो क्या, सबसे पहले बोला है कि अकाउंटेंट्स ऑफ पूर्णिमा लिमिटेड शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 20x1 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग। बोल रहा है कि पूर्णिमा लिमिटेड बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना नेट प्रॉफिट थर्ड क्वार्टर का दिखा रखा है 7,20,000, थर्ड क्वार्टर ऑफ 20x1, मतलब इनका ईयर जो 20x1 है। तो बोलो तो ये कौन सा ईयर फॉलो करते, क्या लग रहा है पढ़ के? बोल रहा है फॉर द ईयर, मतलब किसी एक साल जो कि 20x1 में खत्म हो रहा है, तो उसका बोल रहा है हमारा थर्ड क्वार्टर। तो इनका फाइनेंशियल ईयर कैसा है, अकाउंटिंग ईयर कैसा है, सॉरी हम बार बार फाइनेंशियल ईयर, कहाँ से शुरू होगा कहाँ से खत्म? फाइनेंशियल मैम ईयर, जनवरी टू, हाँ जैन टू दिसंबर, क्योंकि यहाँ पर पूरा ईयर बता रखा है ना। बोलो अगर ये मेरा अप्रैल टू मार्च या ऐसा कुछ होता तो मुझे क्या बताता, X0 X1 ऐसे बताता ना। तो ये मेरा जैन टू दिसंबर वाला ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ कुछ वैसा तो डेट हमें दिया नहीं है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। बाकी ये दिसंबर लिख दिया मैंने, 20x1 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी ये हो गया। अच्छा, अब हमें बोला है थर्ड क्वार्टर का इनका नेट प्रॉफिट है 7,20,000। ये मेरा थर्ड क्वार्टर है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनके हिसाब से है 7,20,000, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या बोला है, बैड डेब्ट्स ऑफ 40। अच्छा, अब इन्होंने ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ये प्रॉफिट निकाला है। हमें करेक्ट क्वार्टरली इनकम दिखाना है, मतलब इन्होंने कुछ गलत ट्रीटमेंट किया होगा तो पूछ रहा है कि सही करके बता दो कितना प्रॉफिट होगा। बोल रहा है बैड डेब्ट ऑफ 40,000 इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर। तो इस क्वार्टर में बैड डेब्ट हुआ था कितना, 40,000, ठीक है। तो आगे क्या बोला है पढ़ के देखते हैं। 50% ऑफ द बैड डेब्ट हैव बीन डेफर्ड टू द नेक्स्ट क्वार्टर। तो इन्होंने क्या किया, ये 40,000 में से 50% यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो बोलो पहले कितना ट्रांसफर किया, नेक्स्ट क्वार्टर में 20,000। किया 20,000। पहले बोलो क्या ये ट्रीटमेंट सही है कि गलत। मैम गलत है, डेफरमेंट नहीं होता है। डेफरमेंट नहीं होता है, तो इस वजह से इनका प्रॉफिट जो है दिख रहा है 7,20,000, ये ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है। मतलब इन्होंने बैड डेब्ट कितना चार्ज करना चाहिए था, कितना चार्ज किया, पहले ये बताओ। बैड डेब्ट कितना हुआ है, एक्चुअली बैड डेब्ट कितना हुआ है। दो 40,000 আর 20,000 চার্জ করা আছে। हाँ, एक्चुअली 40,000 है लेकिन 20,000 चार्ज किया है। तो फिर प्रॉफिट क्या दिख रहा है, कम या ज्यादा। खर्चा है ना, खर्चा मैंने कम दिखाया, मैंने इस पीरियड के खर्चे को 40,000 दिखाने की जगह 20,000 दिखाया, क्योंकि 20 रखा इस क्वार्टर में, 20 दूसरे क्वार्टर में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने खर्चा कम दिखाया, तो मेरा प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, ज्यादा। ज्यादा। तो फिर मुझे प्रॉफिट को कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7,20,000 को रेक्टिफाई करने के लिए, इस एडजस्टमेंट के लिए मुझे 7,20,000 पे क्या करना पड़ेगा, क्या करें, क्या ऐड लेस क्या करें बोलो, और कितना अमाउंट करें। 20,000 लेस করতে হবে। हाँ, और भी 20,000 लेस करेंगे। वो कौन सा 20,000 है, ये वाला, ये वहां लेस किया वो नहीं चलेगा, यहाँ लेस करना पड़ेगा। तो मेरा प्रॉफिट 7 लाख दिखेगा आफ्टर फर्स्ट एडजस्टमेंट। बोलो ये बात क्लियर हुआ। यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हुआ था 35,000 इस क्वार्टर में, जो कि इसी क्वार्टर में रिकॉग्नाइज्ड हुआ है। तो बोलो क्या इन्होंने सही ट्रीटमेंट किया है कि कुछ गलत कर दिया। सही किया है। सही किया है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है ये वाला, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो रेगुलरली नहीं होता है, कभी कभार होता है। जैसे मान लो कि फ्लड आ गया, ठीक है, और उसके वजह से लॉस हो गया, तो ये सिर्फ, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस 35,000 का है। तो ये लॉस इसी क्वार्टर में इन्होंने दिखा दिया है। मतलब 7,20,000 का जो प्रॉफिट है वो फिर ये चार्ज करने के बाद है, इसी क्वार्टर में इन्होंने रिकॉर्ड किया। तो अब 7,20,000 में क्या हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरा ट्रीटमेंट करेक्ट किया हुआ है, जो करना चाहिए वो किया हुआ है, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, एज्यूमिंग दैट 45,000 इज द चार्ज फॉर थर्ड क्वार्टर ओनली। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 हो रहा है। मतलब डेप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशन अपना जो रूल्स फॉलो करके चार्ज करना चाहिए था वो कर ही रही है, लेकिन उसने अपना मेथड चेंज किया। चेंज करने की वजह से दिख रहा है कि हमें और भी 45,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद बोला है 45,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो थर्ड क्वार्टर में इन्होंने चार्ज कर दिया है। बोल रहा है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000 रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन, assuming that 45,000 is the charge for the third quarter only। बोल रहा है ये थर्ड क्वार्टर का ही चार्ज इन्होंने कर दिया है, थर्ड क्वार्टर में ही चेंजेस हुआ, इन्होंने थर्ड क्वार्टर में ही उसे चार्ज कर दिया है। तो बोलो ये सही किया है कि गलत किया है। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन 45,000 हो रहा है,
डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया हुआ था और भी 45,000 हमें चार्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज किया है, मेथड ऑफ चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एजम्पशन ये है कि दैट 45,000 इज चार्ज फॉर द थर्ड क्वार्टर ओनली, ये थर्ड क्वार्टर का चार्ज होगा सिर्फ, मतलब ये थर्ड क्वार्टर में इंसिडेंट हुआ है तो थर्ड क्वार्टर में ही चार्ज होना चाहिए, और इन्होंने थर्ड क्वार्टर में बोल रहा है चार्ज कर दिया है ओनली थर्ड क्वार्टर में। तो बोलो सही है कि गलत? क्योंकि हमें ये सारे इंफॉर्मेशन तो थर्ड क्वार्टर का ही तो दिया हुआ है। देखो ना, ये जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है चेंज हुआ है, तो अगर ये ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये जो 7,20,000 आया है थर्ड क्वार्टर में, ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद, मतलब थर्ड क्वार्टर में ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया है, ओनली थर्ड क्वार्टर में किया है ऐसा हमें बोला है। हमें बताना है कि ओनली थर्ड क्वार्टर में जो इन्होंने चार्ज किया है सही किया है कि गलत किया है। हाँ मैम मैम करेक्ट सही है। किया है। सही किया है, क्योंकि डेफरमेंट तो होता ही नहीं है ना, तो हमें बैकवर्ड में कोई मतलब, ना तो हमें फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में उसे ट्रांसफर करना है ना तो फोर्थ क्वार्टर में करना है, तो जहां है वहां सही किया है। तो अगर हमारा ये ट्रीटमेंट 45,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन जो यहाँ चार्ज होना चाहिए था वो ऑलरेडी इन्होंने कर दिया है, तो फिर क्या प्रॉफिट से हमें कुछ इस पे दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट 7,20,000 में क्या इसका कोई कैलकुलेशन हमें दिखाना पड़ेगा? नो मैम। नहीं। तो फिर बोलो करेक्ट क्वार्टरली प्रॉफिट क्या होगा? मैम 7 लाख। हाँ, 7,20,000 माइनस 20,000 तो कितना हो जाएगा? 7 लाख। ठीक है। 7 लाख। और हाँ, और इसमें लिख लेना है नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर 1 and 2 पॉइंट 2 and 3। ठीक है, हम ऐसे लिख दे रहे पॉइंट 2 and 3 एज कंपनी हैज ऑलरेडी ट्रीटेड इट्स करेक्टली। ऑलरेडी कंपनी ने ये करेक्ट ही कर रखा है, तो जो कुछ ठीक कर रखा है उसके लिए तो हमें कोई चेंजेस का जरूरत नहीं। ये जस्ट मैंने तुम लोग के कॉपी में याद रहे इस हिसाब से लिखवा दिया, बाकी यहाँ देखो कैसे लिखा है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। बोल रहा है इन द अबव केस द क्वार्टरली इनकम हैज नॉट बीन करेक्टली स्टेटेड। बोल रहा है कि जो क्वार्टरली इनकम है वो करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बोल रहा है एज पर एज 25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग द क्वार्टरली इनकम शुड बी एडजस्टेड एंड रिलेटेड एज फॉलोज। तो क्वार्टरली इनकम को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा किस तरीके से? बोल रहा है बैड डेब्ट ऑफ 40,000 हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग करंट क्वार्टर का था, तो आउट ऑफ दिस द कंपनी हैज डेफर्ड 50%, दैट इज 20,000 टू द नेक्स्ट क्वार्टर। लेकिन कंपनी ने नेक्स्ट क्वार्टर में इतना डेफर्ड कर दिया, देयरफॉर 20,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 7,20,000, जो कि गलत ट्रीटमेंट है क्योंकि ये डेफर्ड नहीं हो सकता है। तो फिर हमें जो खर्चा दूसरे पीरियड में ट्रांसफर कर दिया वो इसी पीरियड में वापस लाना है, तो खर्चे को वापस लाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो 7,20,000 से कम करना पड़ेगा। द ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम क्वार्टर इज करेक्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस को उन्होंने उसी क्वार्टर में जो है रिकॉग्नाइज किया है जिस क्वार्टर में ये इनकर्ड हुआ था, तो बात सही है। रिकॉग्नाइजिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन 45,000 इन सेम क्वार्टर में 45,000 का एडिशनल डिप्रिसिएशन को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, इज इन ट्यून विथ AS25। ये भी AS25 के ट्यून के साथ ठीक है। हेंस नो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टू आइटम। इन दोनों आइटम के लिए कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं है। पूर्णिमा लिमिटेड शुड रिपोर्ट क्वार्टरली इनकम 7,20,000 माइनस 20,000 7 लाख, तो फिर इनका जो क्वार्टरली इनकम है वो 7 लाख दिखे। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा जो है लिख के पैरा वैरा करके अच्छे से हमें समझा के देना है। ठीक है, अच्छा अभी भी इसमें बाकी है इलास्ट्रेशन 4, और यहाँ भी 3-4 क्वेश्चन बाकी है जो कि टाइम लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम लोग आज इतना ही करते हैं। इलास्ट्रेशन 4 तुम लोग आराम से कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 किया था ना उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इलास्ट्रेशन 4 यहाँ पर MCQ और ये जो कुछ क्वेश्चन है ट्राई करके देख सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे कंप्लीट कर, नेक्स्ट क्लास में तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा, और हो सके तो दूसरा कुछ हम लोग स्टार्ट कर सकते। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।